एनर्जी यूज। कैटाबॉलिज्म में फूड को हम ब्रेक करते हैं, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में वही ग्लूकोज वापस से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक होता है, वापस से CO2 बनता है, वापस से वाटर बनता है। तो रिवर्स रिएक्शन होता है कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग रिएक्शन होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज हुई, सनलाइट यूज हुई, एनर्जी यूज हुई और ग्लूकोज बन गया, और वापस कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज ब्रेक हुआ और उसने एनर्जी रिलीज करी, एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर हो गई, एनर्जी रिलीज हुई। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हुई। दोनों चीजें कौन से रिएक्शन चल रहे हैं उसके बेसिस पे मेटाबॉलिज्म इज बोथ गेनिंग ऑफ एनर्जी while anabolic reactions and release of energy by while catabolic reactions. Clear? Okay, ma'am. Okay. So now we will move to our topic, which is chapter 3. We will start chapter 3 now because हमने chapter 1 भी complete कर लिया, chapter 2 भी complete कर लिया. आपको अगर कोई भी chapter 1 से related doubt हो तो आप पूछ सकते हो, you can ask me. एंड चैप्टर 2 से रिलेटेड भी होगा, देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी, क्योंकि आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। एक बार हम क्विक MCQ सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 के, देखते हैं आपको आते हैं कि नहीं आते, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, टेन क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, जस्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए है ये। देन टैक्सॉन क्या है इसमें से? Taxon is a group of related species, ranking group of living organism, group of relative family. Group of living organism. इनमें से क्या होगा टैक्सॉन? Ranking, group of ranking. अकॉर्डिंग टू आपको ग्रुप ऑफ, वैसे तो वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, ऐसे तो टैक्सॉन रिलेटेड फैमिली का भी ग्रुप है, एक ग्रुप तो है ही, बट टैक्सॉन क्या होता है, अलग अलग लेवल का रैंकिंग होता है, एक रैंक कह सकते हैं कि अगर फैमिली का ग्रुप हो जाएगा तो उसका अलग नाम होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा तो उसका स्पीशीज नाम होता है, और रिलेटेड स्पीशीज का नाम ग्रुप होता है तो उसे जीनस बोलते हैं। तो टैक्सॉन तो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक नहीं बोला, उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बोला, उन्होंने बोला कि टैक्सॉन क्या है, तो हम बोलेंगे टैक्सॉन रैंक होती है जिसकी लेवल अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका क्या लिखेंगे हम आंसर? ओके मैम। क्या लिखेंगे इसका आंसर? रैंकिंग। Ranking. रैंकिंग लिखेंगे, ठीक है। देन एक्सपेंशन ऑफ ICBN, ICBN की क्या है एक्सपेंशन? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बोटेनिकल, International Code of Botanical Nomenclature. इंटरनेशनल कोड, इंडियन कोड नहीं है वो, इंटरनेशनल कोड है, और किसका कोड है? बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का। देन नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में कितने वर्ड्स होते हैं? टू। मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा इंडिका में लिन वर्ड जो क्या है वो किसको डिनोट करता है? लिन वर्ड स्पीशीज। स्पीशीज, नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब, या नन ऑफ दीज, या सब स्पीशीज। अगर लिन स्पीशीज होगा तो इंडिका क्या होगी? मैम जी। मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है यहाँ पे। कल भी मैंने बताया था कि जो ऑथर का नाम होता है उसे शॉर्ट में लास्ट में लिख देते हैं, तो इसका मतलब लिन क्या है? लिनियस है, केयरलेस लिनियस की बात हो रही है। यस मैम, साइंटिस्ट स्पीशीज तो इंडिका ही है उसकी। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी रिटन एज, साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का कैसे लिखा जाए? स्पीशीज जीनस, स्पीशीज जीनस। जल्दीबाजी नहीं है किसी भी आंसर की, सही आंसर की जल्दी है मुझे। स्पीशीज। Ma'am, species and genus.
बेटा मैंने क्या बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है आंसर की, क्या आप कोई भी आंसर दे दो मुझे, मुझे जल्दी सही आंसर की, सही आंसर जल्दी आना चाहिए। सही मैम आंसर, जीनस और स्पीशीज। पहला नेम क्या आएगा, पहला नेम क्या आएगा, जीनस आता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, स्पीशीज। तो स्पीशीज जीनस थोड़ी होगा, जीनस स्पीशीज होगा ना, समझ लिया। पहले क्या लिखा यस जाता है, मैम। जीनस, और फिर क्या लिखा जाता है, स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड टू, बायोलॉजिकल एनिमल। नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होते हैं किस में अप्लाइड करते हैं, प्लांट में, एनिमल में, बोथ प्लांट एंड एनिमल में, वायरस में। प्लांट्स। बेटा बायोलॉजिकल लिखा है, बायोलॉजिकल इसका मतलब बोटेनिकल, मैम एनिमल। बोथ, मैम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। दोनों होएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल में प्लांट भी आएंगे और एनिमल भी आएंगे। वायरस तो आ नहीं सकते, कल ही हमने पढ़ा है वायरस क्या नॉन लिविंग होते हैं, बाहर होस्ट में ही लिविंग होते हैं बस। फर्स्ट स्टेप टेक्सोनॉमी में पहली स्टेप क्या होती है, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन। पहली स्टेप क्या होती है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। मैम डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफिकेशन रहेगा बेटा, इट विल बी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, विच वन इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, रेस्पिरेशन, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब सबसे ज्यादा आपकी कह सकते हैं एक्सक्लूसिव कैरेक्टर किसको कहते हैं, मतलब जिसे छोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट लीव दैट। मैम परसेप्शन ऑफ एक्टिविटीज। हाँ, मतलब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ मैनर दैट, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से किस चीज में अलग है, लिविंग थिंग्स आर मोर इन मेंबर and then non-living, living things have different level of organization, living things perform various function, living thing respond to physical level। बताओ, living thing differ from non-living thing in a manner that, मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से किस मैनर में अलग हैं, क्या लिविंग थिंग्स के मेंबर ज्यादा होते हैं नॉन लिविंग से, क्या लिविंग थिंग्स डिफरेंट लेवल होते हैं लिविंग थिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन के, लिविंग थिंग्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, या लिविंग थिंग्स फिजिकल लेवल पे रिस्पॉन्ड करती हैं, इनमें से क्या होगा। मैम लिविंग थिंग फिजिकल लेवल पे रिस्पॉन्ड करती है, नॉन लिविंग थिंग नॉन मोटाइल होती है और नॉन एक्टिवेट होती है। तो मैम वो फिजिकल वर्ल्ड पे मोटाइल नहीं, वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। फिजिकल वर्क तो बहुत सारी चीजें, मशीन्स आ गई, वो रोबोट्स आ गए हैं, वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, सेंसर्स लगे होते हैं उनमें, सेंसर से सेंस कर लेते हैं, फिजिकल लेवल पे वो लोग भी एक्ट कर लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर, लेवल और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे होते हैं, सब में होते हैं, नॉन लिविंग लिविंग में परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, मतलब बहुत तरीके के ऐसे फंक्शंस हैं जो कि लिविंग थिंग्स परफॉर्म कर रही हैं, ऐसे फंक्शंस जो हिडन भी हैं, दिखते भी नहीं है तो भी परफॉर्म कर रही हैं। अब देखते हैं आंसर्स क्या होंगे, कि इसमें आंसर्स भी आएंगे, अगर कुछ गलत होगा तो हम अपने आप को सुधार लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत हो, ठीक है। तो टैक्सॉन रैंकिंग है, ठीक है, ये एक्सपेंशन आईसीबीएन का सही है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, जेडएन का जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर के दो वर्ड्स होते हैं, मैंगिफेरा इंडिका में लिन ऑथर का नाम है, ठीक है, लिन ऑथर का नाम है जो सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया, और साइंटिफिक नेम में जीनस पहले लिखते हैं, स्पीशीज बाद में लिखते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में बोथ और प्लांट और एनिमल को अप्लाई होता है, और फर्स्ट स्टेप टेक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन होता है, एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर होता है कॉन्शियसनेस। लास्ट वाला हमारा गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिफरेंट लेवल, ठीक है, तो एक हमारा गलत हो गया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर था, यानी कि 7 लेवल्स, स्पीशीज, जीनस, फैमिली,
क्लास, ऑर्डर, फाइलम एंड किंगडम। ये इसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे ये होती है। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर का देखते हैं। नाउ वी विल डू सेकंड चैप्टर एमसीक्यू टेस्ट। उसमें देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं। चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा ये सब हमने पढ़े हैं। इसके बारे में देखते हैं हम एमसीक्यू टेस्ट क्या है। तो इसमें भी हमें एक 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय Whittaker. विटेकर पे लगा देंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय विटेकर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हिच अमंग द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा किंगडम है 5 किंगडम में से जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है? मोनेरा, फंगी, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। कौन सा वाला होगा जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है? डू नॉट पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा किंगडम ऐसा है जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है? जल्दी बताओ 5 किंगडम्स में से। टेल मी। एलिश, दक्ष, मुकुल, विच किंगडम इज नॉट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? Monera. मतलब प्रोकैरियोटिक किंगडम की बात हो रही है, मोनेरा ही होगा। Ma'am, Kingdom Monera. हाँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, मतलब बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला। क्लियर? नेक्स्ट, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर असाइंड यूकैरियोट्स टू। विटेकर ने यूकैरियोट्स को ओनली 4 ऑफ 5 किंगडम्स, ओनली 3 ऑफ 5 किंगडम्स, ओनली 2 ऑफ 5 किंगडम्स, ऑल 5 किंगडम्स। यूकैरियोट्स को उसने कितने किंगडम्स में डाला था? 5 किंगडम में से कितने? कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन पूछ रहा है रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम बनाए उनमें से कितने यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं? हाउ मेनी किंगडम्स आर यूकैरियोटिक? यस, बताओ। 5 किंगडम्स है ना? इतने इतने धीरे धीरे आंसर दे रहे हो। एक मोनेरा है, दूसरा वाला प्रोटिस्टा है, तीसरा वाला आपका फंगी है, न फंगी, देन आपका प्लांट्स हैं, देन आपकी दूसरा क्या है? एनिमल। लास्ट किंगडम क्या है? एनिमल्स। तो इनमें से कौन सी? Ma'am, first option. Only 4 of the 5 kingdoms. हाँ, इनमें से कितने किंगडम हैं जो कि यूकैरियोटिक है? तो आपका आंसर क्या है? 4 किंगडम्स को यूकैरियोटिक रखा उन्होंने। एक ही किंगडम प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। In 5 kingdom of classification, prokaryotic, non-nucleated and unicellular organism are included under 5 kingdom classification में prokaryotic, non-nucleated, unicellular organism को किसके अंदर रखा गया? नामों, इन पॉइंट्स पे आपको रखना है फोकस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड वाले हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा है? किंगडम एनिमेलिया में रखा है, मोनेरा में रखा है, प्रोटिस्टा में रखा है, या प्लांटे में रखा है? Ma'am, Protista. प्रोकैरियोटिक है ये। प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़े थे? अमीबा, पैरामीशियम, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता क्या? इन्होंने बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दे आर आस्किंग कि प्रोकैरियोटिक और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक हों, यानी जिनका न्यूक्लियस भी नहीं है और यूनिसेलुलर भी हैं, वो इनमें से कौन से किंगडम में आएंगे? इन चारों में से वो कौन से किंगडम में आएंगे?
प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, बताओ किस में आएंगे? In which kingdom they will come? Kingdom Monera. मोनेरा में आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही किंगडम है प्रोकैरियोटिक, बाकी सब तो यूकैरियोटिक। अभी अभी तो तुमने मुझे बताया 4 किंगडम यूकैरियोटिक है, एक ही बचा ना फिर प्रोकैरियोटिक। विच किंगडम ब्रॉट कोलेरा एंड क्लैमाइडोमोनास विद पैरामीशियम एंड अमीबा? कौन से किंगडम ने क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास को पैरामीशियम और अमीबा के साथ रख दिया? इनमें से कौन से किंगडम में ये लोग साथ में है? किंगडम Kingdom Protista. किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम फंजी में, या किंगडम मोनेरा में? किंगडम प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन द किंगडम प्लांटी आर ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी जो ऑटोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, वो और क्या क्या, उनमें और क्या क्या फीचर्स हैं? 5 किंगडम में कह रहा है कि 5 किंगडम में जो किंगडम प्लांटे में है वो एक फीचर उनका है कि वो ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा फीचर यह है कि वो यूकैरियोटिक है, और कौन सा? All of the above. और कौन सा फीचर है? वो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोटाइल होते हैं क्या प्लांट्स? या टिश्यू लेवल के होते हैं प्लांट्स? ऑल ऑफ द अबव कैसा आएगा? किंगडम प्लांट की बात कर रहे हैं, किंगडम प्लांट में मोटाइल होएगा क्या? प्लांट चल फिर पाते हैं? ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए? टिश्यू लेवल, बहुत सारे ऑर्गन जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ उनमें टिश्यूज ही मिलते हैं, ऑर्गन्स नहीं मिलते कोई से भी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पूरा फ्लावर, फ्लावर तो बनाता है पौधा, टिश्यू लेवल भी नहीं होएगा, इसका मतलब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हाँ, हर एक प्लांट में नहीं होती, बट फिर भी मेजॉरिटी प्लांट्स में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के थ्रू। Who is earliest to attempt a more scientific basis for classification? इनमें से ज्यादा साइंटिफिक बेसिस किसका था क्लासिफिकेशन का? अर्लीस्ट किसका था? लिनियस, विटेकर, पैस्चर, एरिस्टोटल का? अर्लीस्ट की बात करेंगे तो एरिस्टोटल ही होना चाहिए, बिकॉज फिर भी इसमें एक डाउट है, ये बनता है कि अर्लीस्ट तो ठीक है पर मोर साइंटिफिक बोला इन्होंने, तो इस सेंस में लिनियस और एरिस्टोटल के बीच में एक क्या है, टाई जैसा हो रहा है। और जब हम अपने आंसर सबमिट करेंगे तो देख लेंगे कि इसका आंसर सही है, क्या आंसर सही है, पर इन दोनों में से कोई एक होगा। Who divided animals into 2 group based on the presence and the absence of red blood cells? किसने रेड ब्लड सेल्स विद और विदाउट वाले ऑर्गेनिजम्स को बांटा था? किस साइंटिस्ट ने बांटा? एरिस्टोटल ने बांटा था, एनेमा और इनीमा के बेसिस पे, ब्लड सेल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग लिनियस टाइम? लिनियस टाइम में इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन बना था? 5 किंगडम, 4 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम? 2 kingdom of classification. एरिस्टोटल ने भी 2 ही किंगडम दिया था, kingdom. लिनियस ने भी 2 किंगडम ही दिया था, दोनों का 2 किंगडम था। Which of the following organism was placed under algae? algae के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं? Spirogyra, Chlamydomonas, Spirogyra, Chlorella, Chlorella, Chlamydomonas, all of the above. algae के अंदर कहते हैं, एल्गी प्लांट का पहला डिवीजन है, फर्स्ट सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं एल्गी के अंदर, तो इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म साथ में रखे जाएंगे? Spirogyra, Chlorella, Chlorella, Chlamydomonas, Spirogyra, Chlamydomonas, all of the above. Ma'am, all of the above. All of the above एक साथ रख देंगे, जिसमें क्लोरेला तो वो है सिंगल सेल वाली है, सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो मोनेरा में रखते हैं। स्पायरोगायरा आपकी फिलामेंटस वाली है, और क्लोरेला क्लामाइडोमोनास को आप प्रोटिस्टा में भी रखते हो, तो इसका ये होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, स्पायरोगायरा क्लामाइडोमोनास को एल्गे में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पायरोगायरा तो फिलामेंटस एल्गे होती है, बट क्लामाइडोमोनास को यूनिसेलुलर एल्गे बना के रखते हैं,
यूनिसेलुलर एल्गे बोल के रखते हैं, जैसे यीस्ट को नहीं रखा हुआ, यीस्ट को किसमें रखा हुआ है? फंगस में, जबकि यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। ऐसे क्लेमाइडोमोनास को यूनिसेलुलर एल्गे बनाकर प्लांट में रखते हैं, एल्गे के अंदर रखते हैं, वैसे होती वो यूनिसेलुलर ही है। अब और हम देख लेंगे जब हम अभी आंसर्स चेक करते हैं, सबमिट करते हैं इसको, हम तो देखते हैं क्या आंसर है इसके। इसका आंसर पहले वाले का तो विटेकर है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दी थी। सेकंड वाले का कि किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। थर्ड वाले में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने यूकारियोट्स को किस में रखा है? 4 किंगडम्स में रखा है, क्योंकि मोनेरा को छोड़कर बाकी चारों किंगडम्स क्या हैं? यूकैरियोटिक ही हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक एंड नॉन न्यूक्लिएटेड एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा है? मोनेरा में ही रखेंगे, क्योंकि मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक। बार बार मैंने 2 बार बता दी ये बात। सिर्फ मोनेरा, पांचों किंगडम्स में से सिर्फ मोनेरा ऐसा पहला किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक है। मोनेरा आएगा। देन विच किंगडम ब्रॉट क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास टुगेदर? किंगडम प्रोटेस्टा में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एक साथ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट में ऑटोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक में क्या चीज होगी? टिश्यू लेवल बोला है इन्होंने, टिश्यू लेवल आंसर बताया है। ठीक है, तो इसके बारे में और सर्च करके देखेंगी मैं कि क्यों ये आंसर है। मेरे हिसाब से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इस पॉइंट की वजह से हो सकता है एक बार को, क्योंकि सारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जिम्नोस्पर्म में, जिसमें सीड्स बनते हैं, बाकी सब में स्पोर्स बनते हैं। पर टिश्यू लेवल एक ऐसी चीज है कि जो टिश्यूज तो सभी में होंगे, प्लांट्स में सभी में, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहते हैं, तो टिश्यूज तो हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो उस टर्म से हो सकता है कि टिश्यू लेवल इसका आंसर हो। नेक्स्ट 7th अर्लीस्ट अटेम्प्ट किसका था? एरिस्टोटल का। इसमें हमें कंफ्यूजन थी, पर एरिस्टोटल सही है इसमें, सबसे पहला अटेम्प्ट के हिसाब से इन्होंने लिया है। और साइंटिफिक, क्योंकि वो भी भले ही डाइसेक्शन करके देखता था एरिस्टोटल किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो वो भी एक साइंटिफिक तरीका ही होता है। ठीक है, उसने आरबीसी के बेसिस पे किया, तो वो भी एक साइंटिफिक तरीका है। Who divided among animals into 2 groups based on presence and absence? Aristotle. Name the classification system developed by Linnaeus, 2 kingdom classification and Spirogyra, Chlamydomonas. तो इसमें भी हमारा एक आंसर गलत हुआ, टिश्यू लेवल वाला, बाकी हमारे सही आंसर हैं सारे। लास्ट वाला जो प्लांट किंगडम में रखा वो इन दोनों को ही रखा है, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास को एक साथ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। This was about revising the things which we have studied from the 2 chapters. Last 2 chapters जो हमने पढ़े हैं उसके बारे में हमने अपनी थोड़ी सी नॉलेज चेक करी है। नॉलेज चेक का क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। Study again now 3rd chapter. प्लांट किंगडम है 3rd चैप्टर, जो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, उसको स्टार्ट करेंगे उसको। तो प्लांट किंगडम के कुछ फीचर्स तो आपने क्विज में भी देख लिए कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे। इनके फीचर्स क्या क्या होंगे प्लांट किंगडम के? मैं आपको बोलूँ प्लांट के फीचर्स बताओ, तो क्या क्या फीचर्स बताओगे? क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो फीचर्स ही आएंगे। व्हाट फीचर्स यू विल टेल मी अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर मैं आपके सामने 2 सैंपल रख दूं, बायो लैब से लाके 2 सैंपल रख दूं आपके सामने, ठीक है, स्पेसिमेन रख दूं, कहूं कि इसमें से कौन सा एनिमल का स्पेसिमेन है, और दोनों बहुत अजीब से स्पेसिमेन है, ठीक है, जो आपने कभी देखे ही नहीं है, बट फिर भी आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, उसकी स्लाइड बना रहे हो और देखने से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो इनमें से कौन सा प्लांट है, तो मुझे बताओ कि आप प्लांट के कौन से फीचर से पहचानोगे प्लांट को कि ये प्लांट है? बताओ कौन से फीचर से पहचानोगे कि ये प्लांट है? क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर?
उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट होने के लिए? व्हाट फीचर शुड बी देयर? बहुत सारे When plants are multicellular eukaryotes. प्लांट मल्टीसेलर होना चाहिए, यूकैरियोट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने उसकी स्लाइड बनाई है तो मुझे वो बहुत सारे सेल्स का गुच्छा दिखेगा और उसके अंदर न्यूक्लियस भी मुझे दिखेंगे सेंटर में डॉट डॉट। जैसे आप अनियन पील की स्लाइड बनाते थे तो अनियन पील में आपको पूरा सारा सेल्स दिखते थे, बीच बीच में डॉट्स लगाए हुए दिखते थे कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप की सेल्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक पॉइंट तो ये हो गया कि मल्टी सेलर होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। और क्या पॉइंट होना चाहिए? Plants make their own food by the process of photosynthesis. तो प्लांट्स में अपना फूड बनाने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे अपना फूड? हाउ दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड? कैसे पहचानेंगे कि अपना फूड बनाते हैं? कैसे पहचानेंगे कि ये सैंपल अपना खुद खाना बना लेता है, ये ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है अपना खाना खुद बना लेता है? कैसे पहचानेंगे? हाउ विल बी आइडेंटिफाई? उसके अंदर क्या होना चाहिए जिससे पता चलेगा हाँ ये अपना खाना खुद बना सकता है? बताओ। Chlorophyll. क्लोरोफिल होना चाहिए उसके अंदर। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। यानी कि हम जब उसकी स्लाइड बनाएं तो हमें उसके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स भी दिखना चाहिए और उसके अंदर स्टोमेटा भी हमें दिखने चाहिए, जिन जो गार्ड सेल्स जिसके अंदर होते हैं और जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लियर? अगर हमने लीफ पील की स्लाइड बनाई है, हमने स्टोमेटा देखे तो हमें पता होगा उसके साइड में बैकग्राउंड में हमें ग्रीन ग्रीन पिगमेंट भी दिखता है, वो क्लोरोफिल होता है। वो पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल से वो फूड बनाते हैं। और बताओ और क्या फीचर्स होने चाहिए? व्हाट अदर फीचर्स कैन कम? उसको आप और कैसे बताओगे कि ये प्लांट है? उसमें आप कैसे पहचानोगे? उसमें अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसके कैसे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, देन मल्टी सेलर में देखा यूकैरियोटिक भी अपना खाना खुद बना लेता होगा क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट है, उसमें रूट्स, स्टेम, लीव जैसे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ऐसे प्लांट्स होंगे। और वो अगर जिंदा सैंपल लेके आई हूं मैं किसी बॉक्स में भरा हुआ, 2 बॉक्सेस में वो सैंपल है, अलग अलग सैंपल 2 आपके सामने टेबल पे रखा है और एक टेबल में तो वो सैंपल वैसा का वैसा पड़ा है, मूव नहीं कर रहा, पर दूसरे बॉक्स में भी वो हरा कलर का सैंपल इधर उधर उछल रहा है, तो हम जो मूव नहीं कर रहा उसको क्या बोलेंगे? प्लांट। मान लो उस बॉक्स में मैंने, ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने एक प्लांट रख दिया उखाड़ कर, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, अपने आप से हिलेगा नहीं वो टेबल पे रखा हुआ बॉक्स में। बट अगर मैंने दूसरी तरफ एक हरे कलर का मेंढक पकड़ के रख दिया दूसरे बॉक्स में, तो वो भी हरे कलर का है पर वो इधर उधर उछलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो मूव करते हैं वो क्या होंगे? एनिमल, जो अपने आप मूव कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अब यहाँ पर प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखी हुई हैं, ये चैप्टर की इंट्रोडक्टरी लाइन है। यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलर होंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, उनके सेल्स में सेल वॉल्स होंगी, एंड ग्रुप इनटू प्लांट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किस में रखते हैं हम? प्लांट्स में रखते हैं। और ऐसे किंगडम को क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म से जो बना हुआ किंगडम है उन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। Phylogenetic system of classification based on evolutionary relationship is presently used to classify plants। और phylogenetic relationship ही यहाँ पर plants को क्लासीफाई करने के लिए यूज होती है। मतलब phylogenetic relationship मतलब कौन सा पौधा ज्यादा पुराना है, कौन सा पौधा बाद में आया है, नया है, और कौन सा पौधा कौन से दूसरे प्लांट से इवॉल्व हुआ है। मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझाना, इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन की। तो इसके बेसिस पे ही प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन में जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो सबसे हायर प्लांट्स हैं,
जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म जिसमें सीड होते हैं, जिनमें फ्लावर्स होते हैं, दीज आर मोस्ट इवॉल्व्ड। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर मोस्ट इवॉल्व्ड, ये बोला जाता है। और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से ही इवॉल्व हुए हैं। इनसे जस्ट लोअर वाले कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म। तो ये कैसे पता चला हमें? ये इवोल्यूशन जब हमने पढ़ी, इवोल्यूशन से हमने समझा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ही प्लांट को क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। और टोटल इन प्लांट के ग्रुप के नंबर कितने हैं? ये 5 हैं। दीज आर 5 डिविजन्स या 5 कह सकते हैं इसमें कैटेगरीज के प्लांट्स हमें पढ़ने हैं। देन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी दी हुई है, कंप्यूटर से करी जाती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कुछ टेक्सोनॉमी जो हम प्लांट किंगडम को पढ़ने के लिए यूज करते हैं, उनमें से यहाँ पर 3 टेक्सोनॉमी के नाम दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। ये सब हमें प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने में, प्लांट्स के अंदर जितने मेंबर रहते हैं उन्हें समझने में हेल्प करती हैं। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या करती है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्सोनॉमी है। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, प्लांट्स की जितनी भी नोन इंफॉर्मेशन है, प्लांट्स के फीचर्स की, प्लांट की फैमिलीज की, प्लांट के हर हैबिट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है एज अ सॉफ्टवेयर, अलग अलग हेडिंग्स के अंदर। कि अगर मान लो सिर्फ मस्कुलर टिश्यूज की इंफॉर्मेशन हो तो वो पूरी एक सॉफ्टवेयर में होगी। अगर फ्लावर की इंफॉर्मेशन है तो वो पूरी अलग फ्लावर के सॉफ्टवेयर में होगी। अगर उनकी नेमिंग की इंफॉर्मेशन है तो उनकी नेमिंग की पूरी नोमेनक्लेचर वाला सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर में तरह तरह की इंफॉर्मेशन कोड्स के हिसाब से, कोड नंबर 1 2 3 4 1000 मिलियन एंड 10 मिलियन ऐसे करके कोड्स के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन हर कैरेक्टर की। और वो कंप्यूटर जिसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उन कंप्यूटर्स को हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? मान लो हमने कोई नया सैंपल लेके आए और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सैंपल किस क्लास का है या ये प्लांट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो हम अपनी प्रिसीजन के हिसाब से, हम टेक्सोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो हमें बहुत सारे टर्म्स पता हैं, ऑलरेडी हमें बायोलॉजिकल टर्म पता है, तो हम उसके फीचर्स एंटर कर देंगे। ठीक है, हम उस प्लांट के फीचर ऐसे टाइपिंग करके उसके अंदर डाल देंगे, सिस्टम के अंदर कुछ भी फीचर्स। तो जब हम उसमें कुछ भी फीचर्स डाल देंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर उस सारे इनपुट्स को समझेगा, अपने आप उस सारे इनपुट्स को समझेगा और अपने आप आपको उस फीचर्स के हिसाब से उस प्लांट की क्लास बता देगा, उस प्लांट की किस सबसे मैक्सिमम मैचिंग वाली फैमिली बता देगा। ऐसी टेक्सोनॉमी को जो कंप्यूटर एडेड होती है, जो कंप्यूटर से हेल्प लेती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को हेल्प लेती है, कोड्स के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, क्लास कैरेक्टर्स के बेसिस पे हेल्प करती है हमें आइडेंटिफाई करने में, उस वाली ब्रांच को कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसमें सब कोड्स यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से कोड्स यूज होते हैं, उनके पर्टिकुलर नंबर होते हैं। इसमें ऑपरेशंस यूज होते हैं कंप्यूटर के कि इस कैरेक्टर में ये कैरेक्टर ऐड करना है, फिर इन कैरेक्टर्स को, या फिर दूसरा कैरेक्टर उसमें नहीं है तो माइनस का साइन यूज होगा। कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। पूरी एक न्यूमेरिकल चीज होती है, उसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं इस वाली टेक्सोनॉमी में। ये इतने कैरेक्टर ऐड कर दो, इतने कैरेक्टर माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे करके कुछ कैलकुलेशन होती हैं। फिर लास्ट में आपका आंसर निकल के आता है जो आप ढूंढ रहे हो। लास्ट में आपकी वो कैटेगरी निकल के आती है जो आप ढूंढ रहे हो, जिस चीज को आप क्लासिफाई करना चाहते हो, वो उसका नाम आता है लास्ट। अब साइटोटैक्सोनॉमी किसके बेस्ड है? साइटोटैक्सोनॉमी सेल की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। मतलब आप नया सैंपल को लाए हो, उसकी सेल की जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, उसके सेल की स्लाइड बनाई आपने, उस टिश्यू की स्लाइड बनाई आपने, उसको अलग अलग माइक्रोस्कोप से देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखा, उससे हायर लेवल के मैग्निफिकेशन पे देखा, फिर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा, तो आपको और ज्यादा डिटेल मिलने लगी। क्रोमोसोम नंबर के बारे में पता चल गया, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में पता चल गया। तब इन फीचर्स के बेसिस पे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे
आपने उस प्लांट की कैटेगरी ढूंढी, आपने उस प्लांट की क्लास ढूंढी, फैमिली ढूंढी, तो इस तरह की टेक्सोनॉमी को जो सेल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है उसको कौन सी टेक्सोनॉमी कहते हैं? साइटोटेक्सोनॉमी, क्योंकि साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू सेल। जो टेक्सोनॉमी आपकी सेल के कैरेक्टर्स पे डिपेंड होगी उन्हें कौन सी टेक्सोनॉमी कहेंगे बच्चों? कौन सी टेक्सोनॉमी कहेंगे? साइटोटेक्सोनॉमी। क्लियर? ये दोनों टेक्सोनॉमी आपको क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन लास्ट बच गई कीमोटेक्सोनॉमी। उसका भी नाम से पता चल रहा है। बायो में बहुत सारी टर्म्स आपको नेम से पता चल जाएंगी, नेम से। अगर आप उनको तोड़ते हो, संधि विच्छेद करते हो, जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होते हैं वैसे ही बायो में भी संधि विच्छेद होते हैं। एक टर्म को, बड़ी टर्म को आप 2 में तोड़ दो, आप उसका मीनिंग पता चल जाएगा। जैसे आपने बायो और लॉजी को तोड़ा, बायो मतलब लाइफ है एंड लॉजी मतलब स्टडी है, तो आपको बायोलॉजी का मीनिंग पता चल गया कि जो साइंस आपकी लाइफ को पढ़ती है वो बायोलॉजी होती है। ऐसे ही आपको कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब पता चल गया कि केमिकल्स को टेक्सोनॉमी के लिए यूज करना। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले केमिकल्स को उसकी टेक्सोनॉमी के लिए यूज कर रहे हो टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन, आप आइडेंटिफिकेशन में हेल्प ले रहे हो उसकी केमिकल्स की, इसमें ये केमिकल मिला, ये केमिकल मिला, ये इतने सारे केमिकल मिलते हैं इस प्लांट में, तो उसको इन्फॉर्मेशन को हमने सर्च किया और फिर उसको, उससे हमें पता चला कि अच्छा तो इसमें ये चीजें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी का प्लांट है, इस फैमिली को बिलोंग करता है। तो अगर हम केमिकल के बेसिस पे किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कहलाती है, वो ब्रांच कहलाती है कीमो टेक्सोनॉमी। तो प्लांट की टेक्सोनॉमी, पर्टिकुलरली प्लांट के लिए इन तीनों को बहुत यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल को यूज किया जाता है, साइटोटेक्सोनॉमी को भी यूज किया जाता है और कीमोटेक्सोनॉमी को भी यूज किया जाता है। ऐसे तो इन टेक्सोनॉमी को एनिमल्स को भी चेक करने को यूज करा जाएगा, बट क्योंकि इनको प्लांट के लिए भी स्पेशली यूज किया जाता है इसीलिए यहाँ पे इन तीनों का मेंशन किया गया है। ठीक है। नाउ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम को 2 मेजर में इन्होंने रफली बांटा है। ये रफ डिविजन्स हैं। रफ डिवीजन मतलब कह सकते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बांटा प्लांट किंगडम को। अगर हम सुपरफिशियल कैरेक्टर यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें बीज हो या जिनमें बीज ना हो, जिन प्लांट में बीज नहीं होंगे उनको बोल दिया हमने क्रिप्टोगैम। हिडन, उनके हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उनमें बीज छुपे हुए होते हैं, बीज दिखाई नहीं देते, बीज जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ऐसे प्लांट क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। पर जिन प्लांट में आराम से फ्लावर दिखता है, आराम से उसमें वो दिखता है, सीड दिखता है, उनको फेनरोगैम कहते हैं। ठीक है।